हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में अर्थात सामाजिक विज्ञान में जो है सेकंड चैप्टर आज देख रहे हैं इतिहास का कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। ठीक है, इससे पहले हमने लेसन फर्स्ट में आधुनिक यूरोप का उदय के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे यहाँ पे देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो याद है ना कि भारत में पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। कब किया था? 1498 में। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाया। अब समुद्री क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहाँ से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों से टैक्स वसूलने लगे। जो भी विदेशी जहाज़ उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनके जहाज़ वे डुबो देते थे। तो व्यापार करने और धर्म प्रचार के नाम पे आने के बाद जो है वहाँ पर स्थायी रूप से बस गए और बसने के साथ ही साथ जो होता है वहाँ पे की जो व्यापारिक कार्य जो थे वो अपने हाथ में ले लिया। इससे क्या होता था कि विदेशी जहाज़ जब व्यापार करने के लिए वहाँ पर आते थे तो उन विदेशी जहाज़ों से वे जो विदेशी जो थे, मतलब यहाँ पे जो यूरोप से पहुँचने वाले जो लोग जो थे वो वहाँ पर उनसे टैक्स वसूल करते थे। फिर देखिए आगे, तो उस समय यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े और नील आदि वस्तुएं बहुत कम दामों में खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों में बेचते थे। मतलब भारत आने का या भारत में व्यापार करने का मूल उद्देश्य क्या था कि वहाँ पर जो बहुतायत या अधिकतर पैमाने पर प्राप्त होने वाले या मिलने वाले जो मसाले, कपड़े और नील जो विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी, तो इन वस्तुओं का वो व्यापार करते थे। उन दिनों यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी क्योंकि यूरोपीय प्रायः मांसाहारी थे। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो यूरोप जो है एक ठंड प्रदेश है और वहाँ पे रहने लोग जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं और मांसाहारी होने के साथ साथ जो होता है उसमें जो मांस को जो है एक लंबे समय तक बचाए रखने के लिए जो होता है मसाले की आवश्यकता होती है और ये मसाला जो है वो हमारे भारत में प्राप्त होता था। इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में होती थी। इन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था ताकि कम से कम लागत से वे सामान ले जाकर अधिक से अधिक दामों में बेच सके। तो इस प्रकार से जो विदेशी जो थे या फॉरेनर जो थे या ब्रिटिश कंपनी जो थे, अंग्रेज जो थे, वो व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए या ख़रीदारी करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए और धीरे धीरे अपना पैर यहाँ पे पसारने लगा, अर्थात अपने जड़ जो है मजबूत करने लगा, अपना व्यापारिक क्षेत्र वहाँ पर मजबूत करने लगा। और साथ ही साथ जो थे वो आसपास के जो कंट्री जो थे, आसपास के जो देश जो थे जैसे इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों से होते हुए वे समुद्री मार्ग से अपना व्यापार करते थे ताकि आसान हो और उनको जो व्यापार लागत जो है वो कम हो। इससे क्या होता था कि यूरोपीय मसालों के बदले भारत को सोना और चांदी देते थे। यूरोप में मसालों की खपत ज़्यादा थी, अतः लंबे समय तक सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे। इसलिए उन्होंने उपनिवेशों से ही धन प्राप्त करने और उससे वहीं व्यापार करने की आवश्यकता महसूस की। तो धीरे धीरे उनकी व्यापार व्यवस्था क्या होते गए कि वो क्षेत्र पर अपने एकाधिकार स्थापित करना, और एकाधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो देश को अपने नियंत्रण में ले लिया, अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, अपना उपनिवेश बना लिया। वे यहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर हॉलैंड, डच, फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां भारत आई और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण इनके पास में भी संघर्ष होने लगे। मतलब यहाँ पर जब पुर्तगाली जो है थे व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी मुनाफा कमा लिया तो उसके मुनाफा को देखकर जो है हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी कंट्री भी जो थी अपनी व्यापारिक कंपनियाँ भारत में जमाने के लिए जो है आपस में जो है संघर्ष करने लगे, मतलब लड़ाई होने लगी उनमें। आगे देखेंगे यहाँ पे आर्या है ना, एक स्टूडेंट है। उन्होंने पूछा, गुरुजी क्या यूरोपीय देशों के सभी व्यापारी भारत में एक ही स्थान पर व्यापार करने आए थे? मतलब उस बच्चे के मन में जो है एक प्रश्न उठा
कि ये सभी के सभी जो विदेशी व्यापारी जो थे क्या भारत में एक ही स्थान पर आए थे। तो उनके जो टीचर जो थे, उनके शिक्षक जो थे, उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अतः पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एवं दीव में अपने कारखाने खोले। इसी तरह डचों ने सूरत, खंभात, पटना तथा मछलीपट्टनम में कारखाने खोले। फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी शहर की स्थापना की, जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है, जहां आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से तथा चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू की। इस तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता से व्यापार किया। अंग्रेज़ों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इसी तरह डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उनके जो टीचर ने उन सारी व्यापारिक क्षेत्र के बारे में और व्यापारिक क्षेत्र होने के साथ साथ उनके जो मुख्य राजधानी क्षेत्र जो थे उनके बारे में वहाँ पर जानकारी दिया। फिर गुरुजी ने कहा कि भारत के मानचित्र में दिए गए स्थानों को देखकर बताओ कि यूरोपियों ने इन स्थानों पर व्यापारिक कारखाने क्यों बनाए होंगे। ठीक है, गुरुजी ने फिर समझाना शुरू किया कि बच्चों, 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। ठीक है, क्या बोला गया कि 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने क्या किया, पुर्तगाल और हॉलैंड जैसे व्यापारिक या विदेशी व्यापारियों के जो व्यापार क्षेत्र जो थे उसमें व्यापार और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से उनको एकदम बिल्कुल अलग कर दिया। अब उनकी प्रतिस्पर्धा जो थी वो फ्रांसीसियों के साथ थी, अतः दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। यहाँ पे ब्रैकेट में डिब्बा में दिया हुआ है, देखिए कि कोठी क्या होता है। एक ऐसा किलेबंद क्षेत्र जिसमें कंपनी का गोदाम, दफ्तर तथा कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए घर होते थे। यहीं पर सैनिक टुकड़ियाँ भी रखी जाती थी, उसको कोठी कहा गया था उस समय। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो व्यापारिक सुविधा एवं युद्ध की बात करते हैं तो इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था। ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इस काल में यहाँ कृषि व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ और राजस्व आय में वृद्धि हुई। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किले बंद करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया तो अंग्रेज नहीं माने और उल्टे उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से वे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जीत लिया। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। ये जो चित्र जो दिया हुआ है ये आपका नवाब मीर जाफ़र का है ना, मीर जाफ़र का, अर्थात यहाँ पे सिराजुद्दौला के जो है वो सेनापति रहे। फिर उसको मीर जाफ़र को जो अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति के माध्यम से जो है वो 1757 की जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें जीत हासिल की थी, अर्थात सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। तो मोनू ने पूछा प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को क्या लाभ हुआ। तो गुरु जी ने बताया कि प्लासी युद्ध से अंग्रेज़ों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, लेकिन नवाब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को ज़्यादा दिनों तक नहीं उठा सका। अंततः अंग्रेज़ों ने विश्वासघात से उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया। अंग्रेज़ों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उसे चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर ज़िले में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए। साथ ही बहुत सा पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ और मीर कासिम भी ज़्यादा दिनों तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा सका। नवाब मीर कासिम
ने परेशान होकर बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिया और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी कर देने के लिए विवश कर दिया। इससे अंग्रेज़ों को मिलने वाली जो सुविधाएं जो थी बंद हो गई। अब नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में तनाव बढ़ गया। बंगाल में अंग्रेज़ों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच में 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ है। इसलिए 1764 में होने वाले युद्ध जो थे उनको बक्सर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुई। युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ। इस तरह से प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूर्ण कर दिया। ठीक, तो आज के जो लेक्चर बेटा इनको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे डॉली ने पूछा गुरुजी से यहाँ से। ओके, दैट्स ऑल।